क्या ये वास्तव में एक गेम चेंजर है या कोई पहले से चली आ रही स्कीम भर है या जस्ट अनदर स्कीम है। 2018 से ये स्कीम पीडीएस के तौर पर थी। अब इसका नाम जो है वह बदल कर और इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल अलग से शुरू करके इसे प्रतिभा सेतु कहा जा रहा है। एक वर्ग से आए हुए लोग होंगे, कुछ दूसरे वर्ग से आए हुए लोग होंगे, कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ उच्च जाति के लोग होंगे, कुछ निम्न जाति के लोग होंगे, कुछ हिंदू होंगे, कुछ मुसलमान होंगे, कुछ अन्य श्रेणियों के लोग होंगे। एक प्रकार के विविध किस्म का समूह बनेगा नौकरियों के लिए। क्या इसी किस्म की विविधता इन नौकरियों में भी रहेगी जो इसके आधार पर प्राइवेट सेक्टर में दी जाएंगी, या इसमें केवल कुछ श्रेणी के लोगों को उठा लिया जाएगा? नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आप जानते ही हैं कि हर साल यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में, जिसमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी शामिल है और सारी परीक्षाओं में बहुत सारे लाखों लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। किस्मत आजमाना हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूं तो यह एक मेहनत की, परिश्रम की चीज है, लेकिन चूंकि लाखों लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और बहुत थोड़े से लोगों का सिलेक्शन होता है, ऐसे में हाल में यूपीएससी ने जो एक इनिशिएटिव, जो एक पहल की है, उस पर चर्चा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। हम बात कर रहे हैं प्रतिभा सेतु की। जरा समझने की चेष्टा करते हैं कि प्रतिभा सेतु क्या है और परीक्षाओं में पूछे जाने वाले एक प्रश्न के अलावा प्रतिभा सेतु में ऐसा क्या है कि उस पर चर्चा की जाए। क्या महत्वपूर्ण है? क्या ये वास्तव में एक गेम चेंजर है या कोई पहले से चली आ रही स्कीम भर है या जस्ट अनदर स्कीम है? सो व्हाट एग्जैक्टली इज प्रतिभा सेतु? इसे समझने की कोशिश करते हैं। Interestingly, UPSC and legal studies have a lot of similarity. And we will discuss the similarity in the later part of our video with the help of Chandigarh University and its courses. But before we get into these details, let us first unpack what Pratibha Setu actually is and why is it making headlines across the country. यूं जैसा कि आजकल की तमाम सरकारी योजनाओं के साथ होता है, प्रतिभा सेतु भी दरअसल एक एक्रोनिम है, एक बड़ी फ्रेज का एक छोटा एब्रीवेशन है। बड़ा फ्रेज जो है वो है प्रोफेशनल रिसोर्सेज एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट्स। प्रतिभा, PRATIBHA, प्रतिभा। कुल मिलाकर ये क्या है? दरअसल यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे इस माह यूपीएससी ने लॉन्च किया है, जिसका मतलब यह है कि अब अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं, अगर आप एक निजी क्षेत्र के एम्प्लॉयर हैं या आप एक पीएसयू हैं, तो आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और इस पर रजिस्टर करने के बाद आपको इस पर बहुत सारे कैंडिडेट्स की प्रोफाइल के लिए एक्सेस दिया जाएगा। अब सवाल है कि ये प्रोफाइल क्या है, इसमें ऐसी कौन सी अनूठी बात है? दरअसल ये प्रोफाइल आप लोगों की प्रोफाइल है। ये प्रोफाइल उन तमाम लोगों की प्रोफाइल है जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था मॉक इंटरव्यू के लिए। यानी कि ये वे लोग हैं जिन्होंने अपनी मेंस की परीक्षा, मैं सिविल सर्विस की बात कर रहा हूँ, इस किस्म की दूसरी परीक्षाएं भी हैं, उन्होंने अपनी मेंस की परीक्षा पास की थी, अंतिम चरण तक पहुंचे थे, इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसके बावजूद सिलेक्शन नहीं हो पाया। जो फाइनल पीडीएफ आया उसमें नाम नहीं था। यानी कि फाइनल सिलेक्शन पाने से वंचित रह गए ये वे लोग हैं जिन्होंने बाकी तमाम चरणों को पूरा किया था। ऐसे 10,000 लोगों की प्रोफाइल यूपीएससी के इस प्रतिभा पोर्टल पर मौजूद है। यह एम्प्लॉयर्स को एक तरह से इनवाइट करती है कि आप आए और इन कैंडिडेट्स में जो कि फाइनली सरकारी नौकरियों के लिए सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन महत्वपूर्ण है, इन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया था, इन्होंने मेंस क्लियर किया था, या इन्होंने जो अन्य परीक्षाएं थी वो पास की थी, और आप चाहें तो इनमें से कुछ लोगों को अपने यहाँ नियोजित कर सकते हैं, नौकरियां दे सकते हैं। Before we understand why Pratibha Setu is such a timely intervention, let's pause and explore an equally important question. What alternative path exists for aspirants who have already developed UPSC level skills? One such path is field of law. The skill honed during the UPSC preparation, critical thinking, ethical reasoning, articulation, and deep understanding of policy don't just make you qualify to become a good government servant, government officer. They also form bedrock of powerful legal mind. That is where the institutions like University Institute of Legal Studies, UILS of Chandigarh University steps in. UILS is built for individuals who want more than just a law degree. They want a launchpad into the real world of legal impact.
With a strong focus on experiential learning, the institute goes beyond textbooks. Students learn through simulated courtroom trials, client counseling exercises, legal research cells, and live case studies. These aren't just activities, these are rehearsal rooms for profession. Take their moot court infrastructure. It's where the students argue mock cases before seasoned judges and legal professionals. Add to that the communication labs, soft skill training, and a fully equipped library. And they look like they're into the environment where the actual profession will be appearing. UILS, which is their university school, its industry aligned curriculum ensure that students aren't just academically sound, they're also career ready. Regular internship, legal training modules, and a strong network of recruiters ranging from law firms to legal process outsourcing, that is LPO companies, give students a foot in the door where they are still studying. Career mentoring is built into the program itself, helping students navigate everything from litigation to policy to corporate law. For those who are looking for a global canvas, UILS also offers an international transfer program. They call it ITP, a chance to study abroad and gain global legal exposure. It's international collaboration and recognitions like Bar Council of India approval, NAC A+ accreditation, and QSI Gauss ranking make the degree not just valuable in India but respected internationally. More than anything, what set UILS apart is the research and lead projects, the innovation culture. Students get to encourage to actually research, publish their own papers, and even explore engaging fields like tech law, environmental justice, and things like that. In fact, UILS is part of a university ecosystem that has filed numerous patents, testament to forward-thinking mindset and beyond academics. The campus life is thriving with students-led activities, workshops, seminars, dedicated support system like hostels, scholarship, counseling service. UILS creates an ecosystem where students can grow, not just graduate. For UPSC aspirant who may be rethinking their path, legal education at UILS is not a fallback. It's a powerful, purpose-driven alternative, one that still serves society, upholds justice, and builds careers grounded in the integrity. Because sometimes missing the merit isn't the end. It is just a new beginning. And for those who are hoping to serve the nation in other ways, platforms like Pratibha Setu ensures journey doesn't go unnoticed, because talent deserves more than just a result. It deserves direction, but not everyone finds the path right away. And that's where exactly Pratibha Setu exists, to support those who are still searching, still striving, and still determined to make an effort that counts. ये क्या है? क्यों जरूरी है? देखिए, इस बात को समझिए कि भारत एक बहुत विशाल देश है, इसकी बहुत बहुत बड़ी आबादी है, जिनमें से बहुत बड़ी आबादी शिक्षित लोगों की भी है। ये इनमें से बहुत सारे लोग नौकरियों की चाह रखते हैं। मसलन अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करें तो 10 लाख के करीब लोग अप्लाई करते हैं। 800, 900, 1000 मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन होता है। अगर आप किसी इस साल के यूपीएससी टॉपर की बात करें तो शक्ति दुबे, ऑल इंडिया रैंक 1, वेरी गुड। लेकिन वे कौन से लोग हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया था या जिन्होंने फॉर्म भरा था? उनकी संख्या कितनी थी? लाखों थी। यहां तक कि जो लोगों ने इंटरव्यू दिया वे लोग भी पर्याप्त थे। क्या वे लोग, जो लोग सेलेक्ट हुए, जो लोग टॉप हुए, उनकी तुलना में बहुत खराब थे? मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं कि ऐसा नहीं है। कई बार तो वे लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन लोगों से मुझे बेहतर प्रतीत हुए जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। जाहिर है कि मैं सही मापदंड नहीं हूं, मेरी एक अपनी अलग राय हो सकती है, लेकिन फिर भी आप ये तो मान ही सकते हैं कि वे लोग जिन्होंने जो अंतिम चरण तक पहुंचे थे, उनमें कुछ बात थी। तो फिर इन लोगों को क्यों ना ये अवसर दे दिया जाए कि बाकी लोग अगर चाहें तो उनके पास ये प्रोफाइल उपलब्ध है, वे इन लोगों को बुला ले, चाहे सीधे नौकरी दे दें या उसके बाद एक इंटरव्यू लेके या अपनी जो जरूरतें हैं उनके हिसाब से इनको जांच लें और अगर सूटेबल लगे तो इन्हें नौकरी दे सकते हैं। इस तरह से इन लोगों का जो प्लान बी की उम्मीद है उसमें एक नई चीज जुड़ जाएगी। ये उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छे कॉरपोरेट्स, अन्य लोग या पीएसयूज या बैंक इन लोगों को नौकरी दे सकते हैं। एक तरह से प्रतिभा सेतु प्रतीत होता है
कि सेकंड चांस दे रहा है। हालांकि ध्यान रखिएगा, और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रतिभा सेतु सिवाय इस एक्रोनिम को छोड़ दिया जाए और नए लॉन्च किए गए पोर्टल को छोड़ दिया जाए तो 2018 से ही मौजूद है। इसका नाम दूसरा था, इसको पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम कहा जाता था, जो कि यूपीएससी की मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी यूपीएससी का जो मेडिकल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है, उसके साथ इसको शुरू किया गया था, क्योंकि डॉक्टर्स की जरूरत पूरे देश को पड़ती है, हॉस्पिटल्स को जरूरत पड़ती है। तो यूपीएससी ने किया ये कि वे लोग जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी, फाइनली वे सीजीएचएस या दूसरी सरकारी जो मेडिकल सर्विसेज है उनमें नहीं जा पाए थे, लेकिन वे अंतिम चरण तक पहुंचे थे, तो उनका डेटाबेस जो है बाकी हॉस्पिटल्स को और अन्य संस्थानों को उपलब्ध कराया गया कि अगर आपको डॉक्टर्स चाहिए तो ये क्वालिफाइड डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप इनमें से ले सकते हैं। ये जो पीडीएस था, इसी को बाद में कुछ और सर्विसेज के लिए लागू किया गया और पीएसयूज इत्यादि को ये उम्मीद की से कहा गया कि आप चाहें तो इनमें से कुछ ले सकते हैं। 2018 से ये स्कीम पीडीएस के तौर पर थी। अब इसका नाम जो है वह बदलकर और इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल अलग से शुरू करके इसे प्रतिभा सेतु कहा जा रहा है। ये जो प्रतिभा सेतु है, यह प्रतिभा सेतु कई मायनों में लोगों को एक तरह की रिजेक्शन स्ट्रेस जो होती है उसे थोड़ा सा मुक्त करेगा। अगर आपने मेंस परीक्षा पास कर ली है तो आपको पता है कि या तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी अगर आपका सिलेक्शन हो गया, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप एक ऐसे डेटाबेस का हिस्सा रहेंगे जिस डेटाबेस में से हो सकता है कि कोई अन्य व्यक्ति आपको हायर कर सके। ये एक रोचक पक्ष है। एम्प्लॉयर के लिए फायदा क्या है? एम्प्लॉयर के लिए फायदा है कि उनका कितना सारा सरदर्द बचेगा। ना उन्हें एप्लीकेशन मंगाने की जरूरत है, ना उन्हें एप्लीकेशंस की वेटिंग करने की जरूरत है, ना शॉर्ट लिस्टिंग करने की जरूरत है, ना एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की जरूरत है। आप जानते हैं, अभी हाल फिलहाल में एक बाकायदा मीम के स्तर पर बात हुई जब कहा गया कि किसी वी-मार्ट जैसे किसी इंस्टीट्यूशन में अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहते हैं तो हजारों लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है। ऐसे में वास्तव में जिसे हायर करना है उसकी परेशानी सोचिए। वह एक, मान लीजिए उसे एक अधिकारी की एक अपने यहाँ एक एग्जीक्यूटिव की जरूरत है, उसको चिंता है कि वह इसके लिए विज्ञापन नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वह विज्ञापन देगा तो सैकड़ों एप्लीकेशंस उसके पास पहुंचेगी। अगर आप केवल एक छोटा सा विज्ञापन लिंक्डइन पे भी डाल देते हैं कि आप नौकरी देने की स्थिति में, तो आपको पता लगता है कि आपको यहाँ अप्लाई करने वालों की संख्या सैकड़ों में। अब आपके लिए परेशानी हो गई कि इन सैकड़ों जो फॉर्म्स हैं उनको एक एक करके देखे, उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग करे, उसके बाद कोई तरीका अपनाए कि उनमें से 4 लोगों तक आप पहुंच सके, फिर उन 4 लोगों में से आप इंटरव्यू लेकर किसी एक को ले सके। ये सब काम यूपीएससी आपसे लिए कर रहा है मुफ्त में, क्योंकि यूपीएससी तो अपनी प्रक्रिया से कर ही रहा था, तो आपको एक सेंस में ये उपलब्ध हो जाते हैं। और एक तरीके से विद्यार्थियों में भी एक जो भय है, संभव है कि वह उससे थोड़ा सा कम हो सके। ध्यान रखिएगा, ये पहली बार नहीं हो रहा है। सिंगापुर में हम जानते हैं कि इसी तरीके से टैलेंट रिकमेंडेशन का सिस्टम है। या सिंगापुर क्यों जाते हैं, अपने ही देश में रखिए ना। अगर हम अपने देश में बात करें तो हमारे यहाँ जो अंडरग्रेजुएट एडमिशंस होते हैं उनके लिए जो परीक्षाएं ली जाती हैं वो कॉमन परीक्षाएं होती हैं। जेईई की परीक्षा कॉमन परीक्षा है। उसी जेईई की परीक्षा से आईआईटीज उस जेईई परीक्षा में उत्तीर्ण लोगों में से कुछ को बुलाती है और उनके लिए आईआईटी एडवांस का अलग से परीक्षा लेती हैं और उसके बाद आईआईटी में प्रवेश देती है। बाकी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज केवल जेईई की परीक्षा के आधार पर एडमिशन दे देते हैं। कई विश्वविद्यालय जेईई की परीक्षा के आधार पर गैर इंजीनियरिंग में एडमिशन दे देते हैं। या फिर सीयूईटी की परीक्षा जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की परीक्षा है, उसे केंद्रीय विश्वविद्यालय भी एडमिशन लेते हैं और गैर केंद्रीय विश्वविद्यालय भी एडमिशन उसके आधार पर ले सकते हैं। तो हैविंग अ सेंट्रल एग्जामिनेशन एडमिशंस में हमारे यहाँ पहले से है, रिक्रूटमेंट में भी हो सकता है। लेकिन क्या इस पूरी योजना में कोई गड़बड़ नहीं दिखाई देती? मुझे इस योजना में कुछ थोड़ी बहुत चिंता करने वाली बातें लगती। पहला तो हम इसे समझे कि 10,000 महत्वपूर्ण लोग जिन्होंने परीक्षाएं पास की हैं उनके डाटा को पब्लिकली अवेलेबल कर देने से कुछ डाटा प्राइवेसी रिस्क आते हैं। वह एक चीज है। दूसरा, मैं देखना चाहूंगा कि वे लोग जिनका चयन नहीं हो पाया था यूपीएससी में और उनको प्राइवेट एम्प्लॉयर्स ने या पीएसयूज ने नौकरियां दी, उनकी सोशल कैटेगरीज क्या थी? अगर इस प्रक्रिया से नौकरियां दी जाएंगी तो क्या वो पूरे विविध समूह की नौकरियां होंगी या इनमें से केवल कुछ श्रेणी के लोगों को उठा लिया जाएगा और नौकरियां उन्हें ही दी जाएंगी? क्या जिस प्रकार अगर मान लीजिए हम केंद्र सरकार की नौकरियों में देखें तो केंद्र सरकार की नौकरियों में आज भी तमाम चीजों के बावजूद एक बैलेंस रहेगा कि कुछ स्त्रियां होंगी, कुछ पुरुष होंगे, कुछ एक वर्ग से आए हुए लोग होंगे, कुछ दूसरे वर्ग से आए हुए लोग होंगे, कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ उच्च जाति के लोग होंगे, कुछ निम्न जाति के लोग होंगे, कुछ हिंदू होंगे, कुछ मुसलमान होंगे, कुछ अन्य श्रेणियों के लोग होंगे। एक प्रकार के विविध किस्म का
समूह बनेगा नौकरियों के लिए। क्या इसी किस्म की विविधता इन नौकरियों में भी रहेगी जो इसके आधार पर प्राइवेट सेक्टर में दी जाएंगी, या इसमें केवल कुछ श्रेणी के लोगों को उठा लिया जाएगा? हालांकि ये पता लगने में भी कुछ समय लगेगा। कुछ सालों का डेटा हमें देखना पड़ेगा कि जिन प्रतिभा सेतु के तहत जो नौकरियां मिली थी, क्या उनमें विविधता थी या नहीं थी। उनमें एससी कितने थे, उनमें एसटी कितने थे, उसमें सामान्य श्रेणी के लोग कितने थे, उसमें स्त्रियां कितनी थी, पुरुष कितने थे, अमीर कितने थे, गरीब कितने थे, उसमें अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोग कितने थे। क्योंकि कई बार कॉर्पोरेट सेक्टर जब नौकरियां देता है तो वो जिन चीजों को ओवर एम्फेसाइज करता है, मसलन पॉलिश्ड इंग्लिश चाहिए, तो हो सकता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोग हैं उनको इसमें से उठाया ही ना जाए। डाटा की स्क्रूटनी ऐसे की जाए कि केवल मेट्रोपॉलिटन में पड़े हुए लोगों को ही इंटरव्यू का लेटर भेजा जाएगा, इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा, या केवल पुरुषों को किया जाएगा, या केवल एक श्रेणी के लोगों को किया जाएगा, दूसरी श्रेणी के लोगों को छोड़ दिया जाएगा। तो यह एक वह संकट है जो दिखाई देता है। लेकिन एक बिगर पिक्चर ये है, पहली बात ये उस निराशा को दिखाता है, बेरोजगारी के स्तर को दिखाता है, ये बताता है कि थोड़ी सी नौकरियों के लिए बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं। दूसरा ये यह भी करता है कि जो प्रतिभा है वह केवल आईएएस बनने मात्र से में सीमित नहीं करने की जरूरत है, एक 4 नौकरियों में सीमित करने की जरूरत नहीं है, उसे उससे ज्यादा देखना है। तो फाइनली हम किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं? क्या ये वास्तव में कोई गेम चेंजर है, या अभी इस पर काम करने की जरूरत है? मुझे लगता है कि अभी इस पर काम करने की जरूरत है। केवल डेटाबेस उपलब्ध करा देने से आमतौर पर नौकरियां नहीं मिलती है। हम जानते हैं मसलन भारत में कॉरपोरेट सेक्टर में इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका डेटाबेस सामान्यतः उपलब्ध है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। लेकिन क्या इससे उसमें जो शामिल लोग हैं उन तमाम लोगों को या अधिकांश लोगों को अलग अलग बोर्ड्स में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का मौका मिल जाता है? सच्चाई है कि ऐसा नहीं होता। तो केवल डेटाबेस से बात नहीं बनेगी, थोड़ी और हैंड होल्डिंग की जरूरत है और एनकरेज करने की जरूरत है तमाम सेक्टर्स को। दूसरा यह भी है कि वे लोग जो ये इन परीक्षाओं का हिस्सा नहीं बनते, उन्हें एक्सक्लूड कर देना भी शायद पर्याप्त नहीं है। कुछ और चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत है जब हम डेटाबेस को देखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक सही दिशा में छोटा कदम है। उम्मीद करते हैं कि इसका कुछ लाभ आपको भी मिलेगा। वे लोग जो किसी वजह से अंतिम तौर पर सफल नहीं हुए, वे भी लगभग उतने ही अच्छे हैं जितने बाकी लोग।